हमारे साथ स्पर्श आनंद जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम मतलब एग्जाम की लड़ी लगा दी। जिसे कहते हैं कि बच्चों का सपना होता है कि यार एक एग्जाम तो मेरा निकल जाए। मतलब बहुत सारे लोगों का रहता है, जब एग्जाम नहीं निकल रहा होता है तो जब हम पीओ के सपने को लेके चलते हैं तो लास्ट में ये भी सोच रहे होते हैं कि यार क्लर्क निकल जाए। मतलब आदमी सोचता है कि पीओ बनना है, लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब हम कुछ कुछ मार्क्स से रहने लगते हैं, कंपटीशन है, तो हमें लगता है कि क्लर्क का एग्जाम भी निकल जाए वो भी काफी है। तो ऐसे ही आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्पर्श आनंद, जिन्होंने एसबीआई पीओ भी क्वालिफाई किया है, आईबीपीएस पीओ भी किया है, आईबीपीएस क्लर्क भी किया है और बिहार कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम भी क्लियर किया है। और साथ साथ उनके कुछ एग्जाम अभी रिजल्ट आना उनका वेटिंग है, मतलब उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो इसीलिए हम स्वागत करते हैं स्पर्श आनंद का, जो आपको स्ट्रेटजी बताएंगे और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया अपने बारे में सारी जानकारी देंगे। स्पर्श जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए सर। पहले तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका ही सर इतना बड़ा हाथ है जो इतना एग्जाम निकला मेरा। सर रीजनिंग स्ट्रांग होने की सबसे सबसे बड़ा हाथ सर आपका ही है। तो स्ट्रैटेजी मेरा सर बहुत सिंपल था। जो आप बोलते थे तो मेरा पहला स्ट्रैटेजी यही था कि हमको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना था। मैं सर प्रैक्टिस में बहुत कम करते थे, होता सर 75:25 का रेशो था मेरा। 75% मेरा पूरा का पूरा फोकस था कॉन्सेप्ट वीडियो पे। जैसे अगर आप कोई कोई भी चैप्टर नया पढ़ाते थे तो मेरा पहला फोकस होता था कि इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट को पहले एकदम अच्छे से सीख लेना है। क्योंकि सर अगर मेरा मानना है कि सर अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिए तो उस पर आप 500 600 कितना भी क्वेश्चन बना सकते हैं। सारा क्वेश्चन सर कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड आता है। सर प्री का तो सर पूरा का पूरा मेरा यही यही सीन था कि पहले कॉन्सेप्ट को अच्छा कर लो। उसके बाद जो आपका सब स्पीड बूस्टर सेशन आता था तो उसको बनाते थे बैठ के, तो सर हमको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा कि मेरा रीजनिंग धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। तो बाकी से एग्जाम में बैठने लगे हम तो वहाँ भी सर अच्छा आ जाने लगा। जैसे कभी 30-35 मेरा बनने लगा था, तो हमको लगा था नहीं जो हम चल रहे हैं इस प्रोसेस पे वो प्रोसेस सही है। तो इसी को लेकर मेन से भी सर मेरा सेम सेम फोकस रहा था। जैसे आपका जी। क्रिटिकल रीजनिंग का सर कोर्स था सर, तो बस मेन से भी हम वही किए थे। क्रिटिकल पे ज़्यादा फोकस किए थे क्योंकि तो हमको लगा था मेन से पजल बने ना बने, क्रिटिकल पार्ट को तो बनाना है। मेन में से दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि क्रिटिकल हो गया, फिर जाके इनपुट आउटपुट था, और जो कोडिंग डायरेक्शन चेंज, कोडिंग ब्लड रिलेशन, कोडिंग सिलॉक्स, ये सब सर हम बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखे थे अपना। क्योंकि अगर कुछ बने ना बने तो इसको तो पक्का बना के नंबर को सिक्योर करना है, तो यही हमको काम आया था। तो अब जैसे आपने शुरुआत की थी, मतलब आप थोड़ा सा एक उसको ब्रीफ में ऐसा बताइए कि जब आपने शुरुआत की थी तो किस तरह से आपके मार्क्स आते थे, और फिर एक समय के बाद आपको कॉन्फिडेंस कब आया, और फिर एक समय ऐसा भी आया होगा जब आपको लगा होगा कि शायद मेरा नहीं हो रहा है, तो कुछ नेगेटिव थॉट भी आए होंगे, और फिर दोबारा यस। से किस तरह से आपने अपने आप को स्टेप अप किया। तो मतलब मैं तीन चार चीजें जानना चाहता हूँ। शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत में मार्क्स कैसे आते थे, फिर आपने उसको ओवरकम कैसे किया, मतलब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया, अपने मार्क्स को कैसे बढ़ाया, फिर एक स्टेज ऐसी आई होगी जहाँ पे आपको लगता होगा कि यार एग्जाम दे रहा हूँ बट क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक नेगेटिव थॉट भी कहीं ना कहीं आया होगा, और उससे आपने यस कैसे सर। फाइट किया और फिर आप यहाँ पहुंचे। तो तीन चार बातें हैं जो आपको एक ब्रीफ में आप बताइए, क्योंकि ये हर बच्चे के साथ ऑलमोस्ट होता है। यस सर। यस सर। सर सबसे पहले स्टार्ट कैसे हुआ था रीजनिंग का, जब बैंकिंग का सर एक बार एसबीआई क्लर्क का फॉर्म हम भरे थे बहुत पहले, तो 2 साल पहले। तो उसके जब एग्जाम में बैठे थे तो हम मुश्किल से 7 क्वेश्चन बना के आए थे रीजनिंग का। हमको लगा यार ये तो हुआ क्या, तो समय तो पार हो गया, 7 ही क्वेश्चन बन पाया। फिर सर वापस आए तो फिर सब दोस्तों बैठ के बात की कि बहुत बहुत कम क्वेश्चन बना, टाइम तो निकल गया। तो फिर सर रीजनिंग के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किए। तो वही सर पहले कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए, पहले तो सब पूरा सिलेबस लिखे थे कि पूरा सिलेबस आता क्या क्या बैंकिंग हम्म। एग्जाम में, फिर टू हम्म। मेन तक का। तो जब पूरा उसको पढ़ लिए उसके बाद मॉक टेस्ट पे गिरे थे सर। तो जब मॉक स्टार्ट किए तो सर 7 से 14 क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ। कभी कभी मॉक में क्या होता है सर, एक पजल बनाते बनाते 20 मिनट पार हो गया, ना पजल बना ना बाकी क्वेश्चन बना। फिर सोचे कि भाई ऐसे नहीं हो पा रहा है, कभी ब्लड रेस में बनाते हैं तो पजल छूट जाता है, पजल बना रहे हैं तो दूसरा पजल छूट जाता है। तो एक दो हम्म। मॉक तो ऐसा हुआ था कि एक ही पजल बनाते बनाते मेरा पूरा समय चला गया था। वो फ्लैट थ्रू का पजल आता है ना, उसमें मेरा पूरा 20 का 20 मिनट चला गया। तो फिर बहुत टेंशन हो गया था। फिर पता चला कि मतलब बेसिक स्ट्रांग करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। फिर से बेसिक पे पूरा ध्यान दिए कि पजल में सर सिर्फ पजल का होता है ना, वो जो नोट करना रहता है हम लोग को, कितना सा माइन्यूटली आप नोट कर सकते हैं और कितना आपको याद रह सकता है उसका नोट क्या हुआ। फिर वो धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट किए। फिर बाद फिर सर एक ऐसा टाइम भी आया जैसा आप बताया कि फ्रस्ट्रेशन होता था। सर लास्ट ईयर भी सर हम सारा का सारा मेंस में बैठे थे, पर सर वही कहीं पे एक नंबर से छूट गया, कभी 0.25 से छूट गया, कभी 1-2 मार्क्स ऐसे छूट रहा था। तो फ्रस्ट्रेशन तो बहुत हो रहा था। इस सब तो सर जैसे आप बोले स्टार्टिंग में वही था कि सर कोई क्लर्क का जॉब भी मिल जाएगा तो करना था। बस नसीब अच्छा था, इस बार अच्छा सा जॉब मिल गया हमको। नहीं नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, इसमें एक चीज जैसे मैं देखता हूँ, आप जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पढ़ते हैं, तो
मानना होता है कि यार इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में हम किस तरह से करें। आपने एसबीआई पीओ का एग्जाम निकाला, मतलब बैंकिंग की जो इंग्लिश है वाकई बहुत अच्छी इंग्लिश होती है। और यस सर। एसबीआई पीओ का एग्जाम निकालने का मतलब कि आपने बहुत ज्यादा उसमें अच्छे से आपने कवर किया होगा, मेहनत की होगी। तो आपने किस तरह से इंग्लिश को कैसे डील किया कि एसबीआई पीओ भी आपने निकाल दिया, आईबीपीएस पीओ भी आपने निकाला, तो इंग्लिश में कैसे, मतलब एक जरूरी है कि पहले से उसको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, या जिसको अंग्रेजी नहीं आती है वो भी इस लेवल तक पहुंच सकता है? सर जिसको इंग्लिश नहीं भी आती वो भी इस लेवल तक पहुंच सकता है, बस एक ही चीज़ सर इंग्लिश खोजता है। सर इंग्लिश में मतलब आपको टाइम चाहिए। आप चाहेंगे कि एक महीना में अगर आपका इंग्लिश अच्छा हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको 3 4 5 6 महीना से लग सकता है। जैसे आपका इंग्लिश अगर आपको बहुत ज़्यादा वीक है तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे। तो मेरा तो सब प्राइम फोकस यही था कि रीडिंग कुछ ना कुछ करना है, चाहे कुछ भी रीडिंग करना है। अगर स्पोर्ट्स का न्यूज़ पढ़ना है, चाहे जैसा बहुत कोई बोलता है द हिंदू बैठ के पढ़ने लगो, तो द हिंदू पहले से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जिसका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है तो उसको भी ये समझ में नहीं आता द हिंदू ऐसा न्यूज़पेपर है। फिर हम डायरेक्टली द हिंदू पे स्विच नहीं करते, पहले से छोटा छोटा तो आर्टिकल पढ़ लिए, कभी कोई स्पोर्ट्स का पढ़ लिए, कभी से होता है ना तो कभी क्रिकेट का कमेंट्री पढ़ लेते थे बैठ बैठ के, कभी कभी हम्म। क्रिकेट के स्कोर में कमेंट्री में से पढ़ लिया, फिर वहां से जैसे पेपर पे स्विच किए, कहीं पॉलिटिकल न्यूज पढ़े। तो धीरे धीरे करके फिर वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना पड़ा था हमको। तो बहुत सारा बुक आता है इंग्लिश में, इसमें वोकैब अच्छा से दिया रहता है, जो सब फ्रिक्वेंटली वोकैब आता है। तो वोकैब में बहुत ज्यादा है, बट कुछ फ्रिक्वेंटली वोकैब ऐसे थे जिसको आपको करना पड़ता है, मतलब इतना तो करना ही पड़ेगा अगर आपको स्टिक करना है तो वही हम्म। साइड के साथ धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना है। 1 घंटा 1 घंटा आधा घंटा जो भी हो सके कुछ ना कुछ एक आर्टिकल पढ़ना था अच्छा अच्छा। सर एक बार तो बिहार कोऑपरेटिव में सर ऐसा हुआ था कि जो पेपर में आर्टिकल पढ़ा हुआ था सर वही आर्टिकल डिटेल एग्जाम में आ गया था। बिल्कुल ऐसा हो जाता है। मेरा मानना होता है कि आप समय कितना देते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, समय में आप नहीं। अपना कितना देते हैं ये महत्वपूर्ण है। यस सर, क्वालिटी मतलब बहुत सा डिपेंड करता है, क्वालिटी कितना अच्छा आप पढ़ रहे हैं राइट। वो डिपेंड करता है। आप तो 2 घंटे कितना, बैठ के अगर फिर भी एवरेज कितना टाइम देना चाहिए एक बच्चा अगर चाहता है कि जो 2023 के एग्जाम है 6 महीने के अंदर वो अगर क्लियर करना चाहता है, तो कितना समय अप्रोक्स देना चाहिए, क्या उसका मोटा मोटा स्केड्यूल होना चाहिए? सर जैसे द हिंदू का आप एडिटोरियल देखे हैं ना, द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है, अगर आप उसमें 7 से 8 मिनट में पूरा पढ़ ले रहे हैं, अगर पूरा समझ में, सर हमको तो बहुत अच्छा लगता है। आपके ऐसे पढ़ना है अगले 6 महीने में कि जो द हिंदू का एडिटोरियल आता है उसको आप 7 मिनट में अच्छे से समझ जाइए। क्योंकि सर आपको पैसेज बनाने के एग्जाम में टाइम 7 से 8 मिनट रहेगा मैक्सिमम टाइम, फ्री के लिए हम बता रहे थे। तो आप अभी से आपको आपका टाइम को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, जो द हिंदू का एडिटोरियल है उसको आप 7 से 8 मिनट में एक टाइम बाद आप समझने लगे अच्छे से, उसका जो वोकैब वोकैब है। हमको तो सर अगर आप डेली एक एडिटोरियल को अभी 1 घंटा भी लग रहा है पढ़ने में तो आप उसको 1 घंटा देकर आप आराम से पढ़िए। धीरे धीरे सर आपका टाइम अपने आप कट होते जाएगा, 1 घंटा से 40 मिनट आएगा, फिर हाफ एन आवर आ जाएगा, फिर 20 मिनट आ जाएगा। सर हमको वही लगता है अभी स्टार्ट करिए 1 घंटा से, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप टाइम कम होते जाएगा, पता भी नहीं चलेगा टाइम कैसे कम हो गया। सर हम तो बहुत पहले बढ़िया। एक और पेपर पढ़ने में, एक पेपर पढ़ने से हम लोग को पहले 3 4 घंटा लग जाता था। फिर सर धीरे 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 कम होते होते 1.5 घंटा 2.5 घंटा 2 घंटा, फिर धीरे धीरे कम होते गया सर अभी। बहुत सारे बच्चे प्रोसेस तो लगे। यस सर। जी, क्रिटिकल रीजनिंग से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, तो ये एक एग्जांपल है जिन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा भाग है जो मेंस में बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। जब आप पजल सेटिंग, आपके सामने बहुत बड़े बड़े पजल सेटिंग आते हैं, और वो डिपेंड करता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ जैसे क्रिटिकल रीजनिंग है, अगर आप वो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत प्लस पॉइंट है। तो क्रिटिकल रीजनिंग यस को सर। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, मतलब बच्चे करें ना करें, क्या करें? सर लास्ट ईयर क्या हुआ था ना मेंस में, जब मेंस में हम बैठे थे सब फोकस ये था कि 20 मिनट लगे पजल बनाना है। तो बैठ तो गए सर पजल बनाने के लिए, पर पजल सर बना नहीं। अंत में सर वापस आना पड़ा वही सब क्वेश्चन में, जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला था सर वो भी नहीं बन रहा था, क्योंकि कॉन्सेप्ट उतना ब्रशअप था नहीं। तो इस साल मेरा प्राइम फोकस वही था कि सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग का सर छः छः चैप्टर सर है उसमें, स्टेटमेंट रिएक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, फोर्स ऑफ एक्शन, इन्फ्लुएंसेस वाला। तो आप बहुत अच्छा पढ़ाए हुए हैं। हम तो उसका सर बस मेन से पहले बस हमको वो 6 लेक्चर देके जाना था, और उसको पूरा कम से कम सर हम 2 3 बार पढ़ चुके थे, कोई भी मेन से पहले बस हम उसी को पढ़ जाते थे। क्योंकि सर मेंस में इतना टाइम तो रहता है कि आप उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ के आप आराम से एक्यूरेसी के साथ आंसर ला सकते हैं। और सर अगर आपको 20 मार्क्स पूछ जाता है मेंस में तो हमको लगता है बहुत है, 20 मार्क्स एक सेक्शन में आप आराम से कट पार कर जाएगा। और सर मेरा ऐसी है कि हम 20 मार्क्स का ही बना के आए थे, जो कि हमको बहुत काम आया। तो क्रिटिकल रीजनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल रीजनिंग और साथ साथ इनपुट आउटपुट, ये दो चीज मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर मेंस में ये सब क्वेश्चन रहता ही रहता है। आपसे पजल बने ना बने, हो सकता है आपका 10 मिनट चला भी जाए और नहीं भी बने राइट, क्वेश्चन, जैसे डेटा क्रिटिकल सफिशिएंसी हो में आप। गया, इनपुट आउटपुट हो गया, यस सर, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डाटा सफिशिएंसी कैसे 2 मिनट की जगह आपको 4 मिनट लगेगा पर आपको वो नंबर देगा। बिल्कुल। क्रिटिकल में सर आपको 2 मिनट की जगह 6 मिनट लगेगा पर आपको वो नंबर देगा। पजल में हो सकता है सर आपका 10 10 मिनट की जगह 12 मिनट आप दे दिए, पर वो गारंटी नहीं कि सर वो बनेगा कि नहीं बनेगा।
तो मेरा फ़ोकस वही था, जैसे आप बोलते हैं कि पहले एक्यूरेसी पे फ़ोकस रखो, तो मेरा वही था सर, पहले एक्यूरेसी नंबर लाना है, उसके बाद अगर टाइम बचता था तो सर बाकी क्वेश्चन को हम देखते थे। राइट। तो बहुत पढ़ना बढ़िया है बहुत स्पर्श। इम्पोर्टेंट अभी आपका सिडबी का रिजल्ट वेटिंग में, और दूसरा कौन सा बताया आपने? है, एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ एफसीआई। इंडिया। यस एफसीआई सर। का। तो दो ही वेटिंग में है, लेकिन आपको जैसे एसबीआई पीओ जो कि एक अपने आप में एसबीआई पीओ, और दूसरा सिडबी, मतलब आप सोच सकते हैं सिडबी का भी। और सिड भी रहेगा। आप अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा। वैसे आपने बहुत अच्छा किया, और कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग्स हैं, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स भी रहती हैं। और मैं यस। हमेशा से कहता हूँ, मेरा देखो जो मानना है जो मैंने अपने अनुभव से देखा है, कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत तो है ही, साथ साथ आपकी जो ब्लेसिंग से दुआएं भी काम करती हैं। कहते हैं कि दुआओं में याद है तो आबाद है। तो अपने जो यस। पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं, वो हमेशा सर्वोपरि है। टीचर का आशीर्वाद तो रहता ही है, लेकिन पेरेंट्स का जो विश्वास है, भरोसा है, ब्लेसिंग्स है, वो भी है, और अपनी जो मेहनत है वो भी आपकी रहती है। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ें, तरक्की करें, और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। अब खूब आगे बढ़ें।